हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह स्वागत करता हूं दोस्तों मुकेश महेंद्र एजुकेशन चैनल पर। और दोस्तों आज हम देखेंगे कक्षा 12 इतिहास 2023 अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और आज हमारा चैप्टर नंबर 2 रहने वाला है दोस्तों राजा किसान और नगर। राजा किसान और नगर ये चैप्टर आपके 5 नंबर का दोस्तों है, तो 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे दोस्तों इस वीडियो के अंदर। ब्लूप्रिंट के अनुसार मैं करवा रहा हूं दोस्तों, ब्लूप्रिंट के अनुसार जैसे जो प्रश्न बन रहे हैं उसी के अनुसार मैं करवा रहा हूं। अगर मैं जो बता रहा हूं उनको आप अच्छे से नोट कर लेते हैं तो बिल्कुल दोस्तों आपके एक नंबर भी नहीं कटेगा दोस्तों इतिहास के अंदर। ठीक है, तो 5 नंबर पक्के हैं इस वीडियो के अंदर अगर आप अंत तक जरूर देखते हैं तो दोस्तों ये कक्षा 12 इतिहास 2023 अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं हम। और यहाँ पर सबसे पहले जो आपका दूसरा चैप्टर है राजा किसान और नगर वाला, तो राजा किसान और नगर ये अपना दूसरा चैप्टर है और ये चैप्टर 5 नंबर का चैप्टर है। इसमें देखते हैं तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएगा दोस्तों एक, जो कि 3 नंबर का होगा। एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएगा और एक अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न आएगा 1 नंबर का। ठीक है, एक प्रश्न आएगा 1 नंबर का होगा और एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा दोस्तों जो कि 1 नंबर का होगा। तो इस तरीके से दोस्तों 3 और 2 ये कितने हो गए, 5 हो गए। तो राजा किसान और नगर ये हमारा जो चैप्टर है राजा किसान और नगर ये आपके 5 नंबर का चैप्टर है दोस्तों। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा, आपके 5 नंबर पक्के हैं। ठीक है, तो जो दोस्त अभी चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, और अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और मुझे बाकी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। मैंने पहला चैप्टर करवाया था ईंटें मनके तथा अस्थियां, उसके भी मैंने इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं और ये अपना दूसरा चैप्टर है। इसके अंदर आपके यानी कि अर्धवार्षिक परीक्षा में एक भी नंबर नहीं छोड़ेंगे अगर आप इनको अच्छे से याद कर लेते हैं तो। चलो तो देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है कि प्राचीन काल में मंदसौर को किस नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न जो है आपके बोर्ड परीक्षा 2022 के अंदर, बोर्ड परीक्षा 2022 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, आप चाहो तो पेपर उठा के देख लेना दोस्तों। पूछा गया है कि प्राचीन काल में मंदसौर को किस नाम से जाना जाता है। ये दूसरे चैप्टर राजा किसान और नगर में से पूछा है। तो दोस्तों दसपुर, यानी दसपुर हो जाएगा इसका राइट आंसर, याद कर लेना। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक है दोस्तों वह है चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु है वो है चाणक्य। ठीक है, जिन्हें विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। तो चाणक्य इनके गुरु थे। तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य। इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि मगध की राजधानी थी, जो मगध की राजधानी है ये क्या थी दोस्तों, ये पाटलिपुत्र। मगध की वर्तमान राजधानी पूछे तो वर्तमान राजधानी पाटलिपुत्र ही है दोस्तों। और मगध की प्रारंभिक राजधानी थी वो थी राजगृह। ठीक है, प्रारंभिक राजधानी थी राजगृह, लेकिन वर्तमान में पाटलिपुत्र है। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, मगध जो शक्तिशाली महाजनपद था, 16 महाजनपद थे और 16 महाजनपदों का जो उल्लेख है वो बौद्ध ग्रंथ अगुत्र निकाय में मिलता है। अभी देखेंगे अगला क्वेश्चन भी इसका मैंने लिया है। तो ये 3 क्वेश्चन याद कर लेना। सबसे पहला क्वेश्चन, प्राचीन काल में मंदसौर को किस नाम से जाना जाता था। तो प्राचीन काल में मंदसौर को दसपुर नाम से जानते थे और मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं और मगध की राजधानी पाटलिपुत्र है। चलो आगे देखते हैं। चौथा क्वेश्चन आप देख सकते हैं दोस्तों कि प्रभावती गुप्त किस वंश की प्रसिद्ध शासिका थी। यह भी बोर्ड परीक्षा 2022 के अंदर पूछा गया दोस्तों। बोर्ड परीक्षा 2022 के अंदर पूछा गया है कि प्रभावती गुप्त किस वंश की प्रसिद्ध शासिका थी। तो यह वाकाटक। ठीक है, इसका वाकाटक हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता किसने हासिल की। और यह अर्धवार्षिक परीक्षा में पहले पूछा गया प्रश्न है। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता किसने हासिल की। तो जेम्स प्रिंसेप ने। और अशोक के जितने भी जो अभिलेख थे उनको पढ़ने में सर्वप्रथम जो सफलता हासिल की वो जेम्स प्रिंसेप ने ही हासिल की थी, ध्यान रखना। इसके अलावा छठा क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि 16 महाजनपदों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। तो बौद्ध ग्रंथ है अगुत्र निकाय, इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है।
16 महाजनपद है, जैसे काशी, कुरु, अंग, मगध, वज्जी, मल्ल, चैदी, वत्स, कौशल, पांचाल, मत्स्य, सुरसेन, अश्चक, अवंती, गांधार, कंबोज। इस तरीके से 16 महाजनपद है। 16 महाजनपदों की वैसे राजधानियां काशी की, वाराणसी, कुरु की, इंद्रप्रस्थ, अंग की, चंपा, मगध की, राजगृह, गिरिवर्ध, वज्जी की, विद्या और मिथिला, चैदी की, शक्तिमती, सोती भी थी। लेकिन अब मेन है वो याद कर लेना, ठीक है। तो 16 महाजनपदों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो बौद्ध ग्रंथ में मिलता है, अंगुत्तर निकाय में। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है तो आपके सामने, वो है कि मौर्य वंश में सबसे महान शासक कौन था? तो मौर्य वंश में सबसे महान शासक जो था वो था अशोक, और अशोक के समय कलिंग का युद्ध हुआ था, आप सभी को पता है, अशोक महान, ठीक है। इनका नाम जैसे देवनाम पिय भी मिलता है, देवनाम पिय और देवनाम पिय जैसी उपाधि से नाम से विभूषित है। देवनाम पिय यानी देवताओं का प्रिय, ठीक है। और तो ये आपने देखा होगा, तो अशोक ये है। तो मौर्य वंश के सबसे महान शासक अशोक हैं और मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं। चलो आगे 8वां देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने कि कलिंग का युद्ध कब हुआ? जो कलिंग है, कलिंग का युद्ध कब हुआ था? तो ये प्रश्न पूछा है, तो 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था, याद रख लेना। अगला देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है आपके सामने कि पर्यायिक प्रशस्ति की रचना किसने की थी? पर्यायिक प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो पर्यायिक प्रशस्ति की रचना की थी हरिसेन ने, ठीक है। और हरिसेन जो था ये समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था दोस्तों। पर्यायिक प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने की थी और हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। पर्यायिक प्रशस्ति को इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है और इसकी रचना संस्कृत भाषा में हुई थी, ठीक है नहीं। तो ये प्रमुख आपको ध्यान रखना है। चलो 10वां क्वेश्चन देखते हैं कि किस जातक कथा में कुटिल राजा का वर्णन किया गया है? दोस्तों किस जातक कथा में कुटिल राजा का वर्णन किया गया है? तो गदतिंदु जातक कथा, इसमें कुटिल राजा का वर्णन किया गया है। याद रख लेना दोस्तों, गदतिंदु जातक कथा में कुटिल राजा का वर्णन किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद कर लेना। चलो देखते हैं 11वां क्वेश्चन है आपके सामने कि गहपति शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? गहपति शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो गहपति शब्द का प्रयोग दोस्तों, गहपति शब्द जो है ये पाली भाषा का शब्द है, पाली भाषा का शब्द है। और इसका जो प्रयोग है दोस्तों वो छोटे किसानों और जमींदारों के लिए किया जाता था। गहपति शब्द का प्रयोग छोटे किसानों और जमींदारों के लिए किया जाता था और ये पाली भाषा का शब्द है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। अगला देखते हैं 12वां क्वेश्चन है आपके सामने कि सोने के सिक्के सर्वप्रथम किन शासकों ने जारी किए? सोने के सिक्के सर्वप्रथम किन शासकों ने जारी किए? तो सोने के सिक्के सर्वप्रथम दोस्तों कुषाण शासकों ने जारी किए थे। कुषाण शासकों ने ही सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। चलो आगे देखते हैं 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने कि अर्थशास्त्र एवं इंडिका की रचना किसने की? अर्थशास्त्र और इंडिका नामक पुस्तकों की रचना किसने की? तो अर्थशास्त्र इसकी रचना किसने की? तो कौटिल्य ने की थी दोस्तों अर्थशास्त्र की, ठीक है। कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। यहाँ पर अर्थशास्त्र लिख रखा है, शास्त्र नहीं है, शास्त्र है। अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य ने की थी और इंडिका पुस्तक की रचना मेगास्थनीज ने की थी। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लेना। चलो आगे देखते हैं 14वां क्वेश्चन देखिएगा, अभिलेख किसे कहते हैं? तो दोस्तों याद कर लेना, अभिलेख पत्थर, धातु, मिट्टी के बर्तन पर खुदे हुए लेख को अभिलेख कहा जाता है। और दोस्तों अभिलेखों के अध्ययन को दोस्तों अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। तो यहाँ पर 2 प्रश्न इंपॉर्टेंट बनते हैं, एक तो अभिलेख किसे कहते हैं और एक अभिलेख शास्त्र किसे कहते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। चलो 15वां क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन है कि जनपद किसे कहते हैं? एक तो है जनपद, एक है महाजनपद। देखो दोस्तों जनपद किसे कहते हैं? तो जनपद का अर्थ ऐसा भूखंड जहां कोई लोग या जनजाति बस जाती है। एक ऐसा भूखंड जहां कोई लोग या जनजाति बस जाती है तो वो जनपद कहलाता है, ठीक है। तो यार ध्यान रखना, प्रारंभ में क्या थे? छोटे छोटे कबीले थे। प्रारंभ में क्या थे दोस्तों? छोटे छोटे कबीले थे और कबीले से क्या बने थे? जनपद बने और जनपद से महाजनपद बने। दोस्तों महाजनपद यानी 6वीं शताब्दी ईस्वी में उत्तर भारत में अनेक शक्तिशाली स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई, उसे महाजनपद कहा गया। तो ये प्रमुख आपको ध्यान रखना है। तो ये 15 क्वेश्चन दोस्तों में छोटे छोटे क्वेश्चन देखे जो बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके पेपर में जरूर मिलेंगे दोस्तों। तो इन क्वेश्चन को अच्छे से आपको याद करना है। अगला देखते हैं 16वां क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोत बताइए।
तो मौर्य साम्राज्य के जानकारी के प्रमुख स्रोत है दोस्तों, दो महत्वपूर्ण स्रोत है, एक तो साहित्यिक स्रोत, एक पुरातात्विक स्रोत। तो ध्यान रखना, एक तो साहित्यिक स्रोत है, एक पुरातात्विक स्रोत है। तो दोनों स्रोतों के बारे में देखते हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है दोस्तों जरूर। ठीक है, तो बिल्कुल इसको नोट करना है। तो साहित्यिक स्रोत में देखते हैं तो इसमें बौद्ध और जैन साहित्य, कौटिल्य की पुस्तक जैसे हो गए अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज की पुस्तक हो गई जैसे इंडिका, और पुराण और ब्राह्मण ग्रंथ, इनमें जो है ये साहित्यिक स्रोत के अंदर आते हैं। यानी इनसे जो है, इन ग्रंथों से हमें मौर्यकालीन साम्राज्य के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा पुरातात्विक स्रोत की बात करें तो पुरातात्विक स्रोतों के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है वो इस स्रोत में प्राचीन भवन, स्तूप, इमारतें और गुफाएं आदि से हमें जानकारी मिलती है। तो ध्यान रखना, साहित्यिक स्रोत में कौटिल्य की पुस्तक, अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज की इंडिका, इन पुस्तकों से मिलती हैं, और पुरातात्विक स्रोतों में जैसे प्राचीन भवन, स्तूप, इमारतें, गुफाएं आदि से हमें जानकारी मिलती है। तो दोस्तों ये है मौर्य साम्राज्य की जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। तो दोनों स्रोतों को आपको ध्यान रखना है। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक परिवर्तनकारी काल क्यों कहा जाता है? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक परिवर्तनकारी काल क्यों कहा जाता है? तो आप उत्तर लिखेंगे कि इस काल के अंदर आरंभिक राज्यों का उदय हुआ। ठीक है, इस काल के अंदर आरंभिक राज्यों का उदय हुआ और नगरों का उदय हुआ और लोहे का बढ़ता प्रयोग, इसके अलावा सिक्कों का विकास हुआ, ब्राह्मणों द्वारा धर्मशास्त्र ग्रंथों की रचना हुई। इसलिए दोस्तों 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के काल को एक परिवर्तनकाली काल कहा जाता है। तो ये प्रमुख 5 पॉइंट लिखेंगे दोस्तों, तो बिल्कुल आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो ये 5 पॉइंट आपको याद होने चाहिए। ठीक है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक परिवर्तनकारी काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस काल के अंदर आरंभिक राज्यों का उदय हुआ, नगरों का उदय हुआ, लोहे का बढ़ता प्रयोग, सिक्कों का विकास हुआ, ब्राह्मणों द्वारा धर्मशास्त्र ग्रंथों की रचना हुई। तो इस तरीके से पॉइंट आगे लिखना है। ठीक है, अगला देख सकते हैं 18वां क्वेश्चन, और ये बोर्ड परीक्षा 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न था, और ये प्रश्न मैंने कई दोस्तों को बार बार करवाया था, तो ये प्रश्न पूछ ही लिया गया। तो देख सकते हैं कि 6ठी शताब्दी ईस्वी में सोने के सिक्के मिलने कम क्यों हो गए? 6ठी शताब्दी ईस्वी में सोने के सिक्के मिलने कम क्यों हो गए? तो आपको इस तरीके से उत्तर लिखना था कि इतिहासकारों का मानना है कि इसलिए सिक्के मिलना कम हो गए थे कि क्या पता आर्थिक संकट आ गया हो। रोमन साम्राज्य के पतन के बाद दूरवर्ती व्यापार में कमी आई, जिससे उन राज्यों, समुदाय और क्षेत्रों की संबंधता पर असर पड़ा है, इसलिए सिक्के मिलना कम हो गए। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि 6ठी शताब्दी ईस्वी में सोने के सिक्के मिलने कम क्यों हो गए? तो ये आपको आंसर लिखना है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा सभी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और दोस्तों मैंने 18 क्वेश्चन करवाए हैं, ये अपने राजा, किसान और नगर वाला जो चैप्टर है इसके मैंने 18 क्वेश्चन करवाए, और ये चैप्टर आपके 5 नंबर का है। अगर आप इन 18 क्वेश्चन को याद कर लेते हैं तो आपके 5 नंबर पक्के हैं दोस्तों। मैं दावे के साथ कहता हूं वो बिल्कुल दोस्तों इनमें से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल इन 18 क्वेश्चन को आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है, और अपने अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर करना है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू, सभी को ऑल द बेस्ट।